वॉल्ट्स ने कहा था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में एक महान शक्ति वो राज्य है जो जनसंख्या और क्षेत्र के आकार, संसाधन, आर्थिक क्षमता, सैन्य ताकत, राजनीतिक स्थिरता और क्षमता में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में शक्ति क्षमताओं का वितरण महान शक्तियों की संख्या निर्धारित करता है। लेकिन अगर बड़ी शक्तियां 2 से ज्यादा हों तो व्यवस्था बहुध्रुवीय होगी। और अब चूंकि आज संपूर्ण विश्व में एक नहीं बल्कि कई बड़ी शक्तियां हैं, तो इसलिए आज विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था के तहत संचालित है। इस बहुध्रुवीय व्यवस्था को विभिन्न मंच और फोरम आधार देते हैं, जैसे G20, ब्रिक्स, SCO वगैरह। तो यूं तो इन सभी बहुध्रुवीय मंचों ने विश्व को शीत युद्ध के समय से व्याप्त 2 ध्रुवीय व्यवस्था से बाहर निकालकर बहुध्रुवीय व्यवस्था का निर्माण किया है। लेकिन हालिया वक्त में जिस तरह पश्चिमी देशों के विरोध में ग्लोबल साउथ की आवाज को बल मिल रहा है, उसमें ब्रिक्स की प्रासंगिकता बढ़ गई है। ब्रिक्स की इस बढ़ती प्रासंगिकता को देखते हुए ही हाल ही में पाकिस्तान ने भी ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन दिया है। हालांकि पाकिस्तान का ब्रिक्स के लिए आवेदन देना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि कई वर्षों से ये मुद्दा चर्चा में है। लेकिन ऐसे समय में जब ब्रिक्स का विस्तार होने जा रहा है और 6 नए सदस्य इसमें शामिल होने जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है। तो वैसे समय में पाकिस्तान का ब्रिक्स के लिए आवेदन करना कई सवाल जरूर खड़े करता है। और इसमें पहला सवाल तो ये है कि आखिर पाकिस्तान इसमें आकर क्या करेगा, वो क्यों इसकी सदस्यता लेना चाहता है और इससे वो कौन से हित साधना चाहता है, और क्या ब्रिक्स में आने से पाकिस्तान के आर्थिक हालात सुधर जाएंगे। लेकिन इन सबसे इतर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या ब्रिक्स में भारत पाकिस्तान की एंट्री को रोक देगा या रूस चीन की साझा कोशिश के सामने झुक जाएगा। तो व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे, मगर पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये ब्रिक्स है क्या। तो साल 2006 में पहली बार 4 देश यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन G8 के शिखर सम्मेलन के दौरान रूस में मिले थे। इसके कुछ ही समय बाद इन चारों देशों ने BRIC यानी ब्रिक को एक औपचारिक रूप दिया। लेकिन इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था साल 2009 में। इसके बाद आगे साल 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया और उसके शामिल हो जाने से BRIC यानी ब्रिक बन गया ब्रिक्स। और अब इन 5 ब्रिक्स देशों में वर्तमान में दुनिया की 40% आबादी रहती है, जबकि ये वैश्विक GDP के 26% को नियंत्रित करते हैं। अब इसमें 1 जनवरी 2024 से 6 नए सदस्य यानी अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल होने जा रहे हैं। और इनके संगठन में शामिल हो जाने से वैश्विक GDP में इस ब्लॉक का हिस्सा 31% हो जाएगा, जबकि G7 देशों की GDP भी लगभग इतनी ही है। अब वहीं कुछ विश्लेषकों की माने तो उनके मुताबिक साल 2050 तक ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी हो जाएंगी। और यही वजह है कि ब्रिक्स की लोकप्रियता बढ़ रही है। इसे हम कुछ इस तरह भी देख सकते हैं कि वर्ष 2023 में हुए दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में लगभग 40 देशों ने शामिल होने का आवेदन किया था। और ब्रिक्स की बढ़ती इसी लोकप्रियता ने पाकिस्तान को भी बहुध्रुवीय व्यवस्था में अपनी भूमिका तलाशने को प्रेरित किया है। दरअसल ब्रिक्स को अक्सर पश्चिमी देशों के विरोधी संगठन के रूप में देखा जाता है, जो ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद कर रहा है। और देखा जाए तो ब्रिक्स देश एक ऐसे संगठन के रूप में काम करते हैं जो सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग को गहरा करके दुनिया में उनकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में ब्रिक्स के जरिए पाकिस्तान दक्षिण सहयोग में एक महत्वपूर्ण सदस्य बनकर उभरना चाहता है। इसके अलावा इस संगठन को पश्चिमी देशों के आर्थिक गठजोड़ का विरोधी भी माना जाता है। दरअसल इसे अक्सर विश्व बैंक और IMF के विरोध में बने संगठन के तौर पर भी देखा जाता है। असल में ब्रिक्स द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक या NDB और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था या CRA यानी कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की स्थापना की गई है। और CRA की पूंजी 100 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है और इसके द्वारा सदस्य देशों को किसी भी अल्पकालिक भुगतान संतुलन संकट का सामना करने में मदद दी जाती है।
जबकि वहीं एनडीबी द्वारा अन्य वैश्विक संस्थाओं से इतर उदार शर्तों पर ऋण मुहैया कराया जाता है। तो इन संस्थाओं की स्थापना ही इसलिए की गई थी ताकि ब्रिक्स सदस्यों के विकास को समन्वित तरीके से वित्त पोषित किया जा सके। इनमें एनडीबी के पीछे का विचार ही एक ऐसा बैंक बनाना था जिसके शेयरधारकों के बीच अधिक समानता हो और जो अधिक तेजी से निर्णय ले सके और स्थानीय मुद्राओं में अधिक ऋण दे सके। अब पाकिस्तान को आज ऐसे ही सहयोग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता हाल है और ऐसे में घटते फॉरेक्स रिजर्व और भुगतान संतुलन की समस्या में उलझा पाकिस्तान ब्रिक्स के जरिए एनडीबी और सीआरए तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। साथ ही ब्रिक्स में शामिल होने से पाकिस्तान के लिए आर्थिक अवसर के दरवाजे भी खुलेंगे। इससे पाकिस्तान की दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं का पाकिस्तान लाभ उठा सकता है। इससे पाकिस्तान में व्याप्त बेरोजगारी भी कम होगी और वहीं दूसरे बाजारों तक पहुंच होगी, जिससे आयात निर्यात के नए अवसर भी मुहैया होंगे। इससे पाकिस्तान को बढ़ती महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। इसके इतर पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका और पश्चिमी देशों से अपने रिश्तों को सुधारने के क्रम में उलझा रहता है और अगर वो ब्रिक्स में शामिल होगा तो राजनयिक संबंधों में वो विविधता ला पाएगा और नई वैश्विक संरचना में अपनी भूमिका भी खोज पाएगा। साथ ही रूस और चीन के खेमे में मजबूती से शामिल भी नजर आएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने का असर ये भी होगा कि इसके माध्यम से वो ये संदेश दे पाएगा कि वो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और ब्रिक्स के जरिए वो अपनी इस नई पहचान के लिए एक मंच ढूंढ पाएगा। साथ ही वो ये भी बता पाएगा कि वो क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान कर अपने पड़ोसी देश भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है, क्योंकि ब्रिक्स की मूल भावना क्षेत्रीय समस्याओं को हल करने के लिए काम करना ही तो है। तो इससे आप इतना तो समझ चुके होंगे कि ब्रिक्स में शामिल होने से पाकिस्तान के हित क्या है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि इससे भारत का क्या लेना देना है और पाकिस्तान की इस दावेदारी को भारत क्या सफल होने देगा? तो जवाब है कि पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने पर सबसे बड़ा संदेह भारत का ही रुख है। क्योंकि ब्रिक्स में निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि भारत चाहे तो पाकिस्तान को समूह में शामिल होने से रोक सकता है, लेकिन वो ऐसा करेगा या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता है कि चीन और रूस किस आधार पर पाकिस्तान की दावेदारी का समर्थन करना चाह रहे हैं। ब्रिक्स में पाकिस्तान को लेकर भारत का सबसे पहला डर तो ये है कि कहीं पाकिस्तान के शामिल होने से ये संगठन भी सार्क की तरह ही अप्रभावी न हो जाए, क्योंकि सार्क के मामले में इसका एकमात्र कारण रहे भारत पाकिस्तान के आपसी विवाद और जिन्होंने एक इतने बड़े साउथ एशियन फोरम को मरणासन कर दिया है। लेकिन ये सोचना गलत है कि भारत पाकिस्तान मिलकर किसी भी संगठन में अपनी भूमिका मिलकर तलाश ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा होता तो 2017 से एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन में शामिल दोनों देश इसे भी अप्रभावी बना चुके होते। पर ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि समय के साथ इसकी प्रासंगिकता बढ़ी ही है। तो वहीं ब्रिक्स में पाकिस्तान के शामिल होने से एक फायदा ये भी होगा कि भारत पाकिस्तान आपसी विवाद को कम करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपसी विवाद में उलझे भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन नहीं करते हैं और यही कारण है कि उनके विवाद समय के साथ गहरे होते जाते हैं। तो ऐसे में अगर वो किसी फोरम के माध्यम से एक टेबल पर साथ बैठ पाएंगे तो धीरे धीरे अपने रिश्तों को सुधार करने की दिशा में पहल कर सकते हैं। इससे क्षेत्रीय स्थिरता भी बढ़ेगी। एक अस्थिर पाकिस्तान भारत की सुरक्षा के लिए एक स्थिर पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा खतरा है। इन सब के अलावा भारत ने शुरू से ही ब्रिक्स विस्तार का खुलकर स्वागत किया है और G20 सम्मेलन में भी स्वयं को ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर पेश किया है। तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि भारत पाकिस्तान का समर्थन कर सकता है। हालांकि भारत का रुख क्या होगा ये तो अगले वर्ष रूस में आयोजित होने जा रहे सम्मेलन में ही साफ होगा। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पूर्वी अफ्रीका समुदाय या EAC में सोमालिया को 8वें सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति बन गई है।
इस ब्लॉक के द्वारा सोमालिया पूरे क्षेत्र में मुक्त व्यापार का विस्तार करने में संभव हो सकेगा। यही कारण है कि सोमालिया वर्ष 2012 से ही इसका सदस्य बनने के लिए प्रयासरत था। आपको बता दें कि वर्ष 2000 में स्थापित ब्लॉक EAC सदस्य राज्यों के बीच सीमा शुल्क को हटाकर व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए काम करता है। इसने वर्ष 2010 में एक साझा बाजार स्थापित किया था। इसका मुख्यालय तंजानिया के अरुशा शहर में स्थित है। वहीं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी, केनिया, रवांडा, दक्षिण सूडान, युगांडा और तंजानिया इसके वर्तमान सदस्य देश हैं। वैश्विक स्तर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में दोनों देशों ने हाल ही में दूसरे 2+2 वार्ता का आयोजन किया है। इस दौरान दोनों देश रक्षा सहयोग को बढ़ाने, महत्वपूर्ण खनिजों, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक संबंधों को गहरा करने पर सहमत हुए। साथ ही दोनों देशों ने सूचना आदान प्रदान और इंडो पैसिफिक समुद्री डोमेन जागरूकता या MDA में और सहयोग पर जोर दिया। वहीं दोनों देश साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन रोधी और पनडुब्बी रोधी जैसे प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर भी सहमत हुए। आपको बता दें कि 2+2 संवाद या वार्ता रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगियों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक प्रारूप है। यानी इस उच्च स्तरीय वार्ता के तहत परस्पर देशों के विदेश और रक्षा मंत्री मुलाकात करते हैं। भारत वर्तमान में मात्र 5 देशों यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और रूस के साथ इस उच्च स्तरीय संवाद का आयोजन करता है। हाल ही में जापान और वियतनाम ने दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ पर सुरक्षा और आर्थिक संबंधों का व्यापक विस्तार करते हुए आधिकारिक तौर पर एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापित की। इस साझेदारी को दोनों ने एशिया और विश्व में शांति और समृद्धि के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी का नाम दिया है। इसके तहत दोनों देश अपने सुरक्षा सहयोग को व्यापक बनाने पर सहमत हुए। साथ ही समुद्री सुरक्षा सहयोग प्रावधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी दोनों देशों ने सहमति जताई। दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग के लिए साझेदार बनने पर भी सहमत हुए। आपको बता दें कि जापान वियतनाम का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लीजिए आज का सवाल। भारत को ब्रिक्स में पाकिस्तान का स्वागत करना चाहिए। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।